कहाँ गई तेरे कूचे की रौनकें, दिल्ली कहाँ गई तेरे कूचे की रौनकें, गलियों से सर झुका के गुजरने लगा हूं मैं। आदाब नाजरीन, हमारे मसाइल में आपका खैर मकदम है। दिल्ली में गुज़श्ता दिनों जो तशद्दुद हुआ, जिसमें 45 के करीब बेगुनाह लोगों की जानें चली गईं, सियासत को लहू पीने की लत है, वगरना शहर में सब खैरियत है। बड़े शौक से मेरे घर जला, कोई आंच तुझ पे ना आएगी, ये ज़बां किसी ने खरीद ली, ये कलम किसी का गुलाम है। सियासत होती है, इंसानी लाशों पर सियासत होती है। मोहब्बत को नफरत लील जाती है, लेकिन फिर मोहब्बत का जोर आता है जो नफरत पर हावी होने की कोशिश करता है। नफरत और मोहब्बत की जंग में जीत मोहब्बत की होनी चाहिए। ये जो लोग आग और खून की होली खेलने आए थे, होली से पहले वो बाहर के थे, कहा यह जा रहा है। जो लोग अपनों को बचाने के लिए आगे आए, वो अपने थे, पड़ोस के थे, करीब के थे। यह भीड़ थी, अगर उस भीड़ पर मोहब्बत हावी आ जाती तो इतना नहीं हो पाता। जब जब सियासत कमजोर पड़ती है, वो इंसानी लाशों पर तैरने की कोशिश करती है। हम इंसानों को इस तरह की नफरत का मुकाबला करना आना चाहिए। नफरत का मुकाबला मोहब्बत से करना चाहिए। ये जो कुछ तशद्दुद हुआ, उस दौरान हमने देखा कि बहुत से लोगों ने अपने तमाम खौफ को किनारे लगाकर नफरत का मुकाबला किया, अपने घरों के दरवाजे खोले। तमाम मुखालफतों के बावजूद उन्होंने उन लोगों को बचाया जो उनके मुताबिक इंसान थे। वो हिंदू और मुसलमान नहीं थे, हम सब इंसान हैं। एक जैसा ही दर्द है हमारा, एक जैसी चोट लगती है, एक जैसा ही खून हमारे निकलता है। हमें यह सोचना होगा कि क्यों हमारे दरमियान कुछ भेड़ी आ जाते हैं और हमें नोच कर चले जाते हैं। आज हम नफरत के इस दौर में मोहब्बत की बात करेंगे, क्योंकि जो नफरत कर रहे हैं उनसे पूछो मोहब्बत में कोई नुकसान है क्या। और आज दिल्ली के तशद्दुद के हवाले से हम नफरत और मोहब्बत की बात करेंगे। और हमारे दरमियान यहां स्टूडियो में 3 अहम शख्सियात मौजूद हैं। इसके अलावा मुल्क से भी हमारे साथ कुछ लोग जुड़ रहे हैं, उनसे भी आपका तारुफ करा दूं। पहले मैं तारुफ कराता हूं, हमारे दरमियान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं यासिर जिलानी साहब, जो भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान है यहां पर, लेकिन मैं चाहूंगा कि वो हिंदुस्तान की तर्जुमानी करें। हमारे साथ यहां पर सलमान निजामी साहब मौजूद हैं, जो कांग्रेस रहनुमा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यह आवाम के रहनुमा बने। हमारे दरमियान कलीमुल हफीज साहब हैं, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से बोलते भी रहे, उनके हामी भी रहे, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये आम आदमी के आज यहां रहनुमा बने। हमारे दरमियान पटना से जुड़ रहे हैं खालिद अनवर साहब, जो जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी तो है, लेकिन उनका दिल्ली से जो ताल्लुक है वो बहुत मजबूत है। मैं चाहता हूं कि वो दिल्ली के एक सहाफी की हैसियत से आज मेरे साथ जुड़े। हमारे साथ मौजूद है यहां पर लखनऊ से राजेश राय साहब हैं, साबिक आईपीएस है, पुलिस से इनका जुड़ाव रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज ये आवाम के साथ जुड़कर बात करें। हमारे साथ दिल्ली से यहां से सिख लीडर तरसेम सिंह खालसा साहब जुड़ रहे हैं। मैं उनका भी यहां पर खैर मकदम करता हूं और चाहता हूं कि वो पूरे मुल्क की, पूरे आवाम की, पूरी इंसानियत की यहां पर रहनुमाई करें, एक मोहब्बत के उस मजहब की जानिब से जिसने हिंदू और मुसलमान की इस आग में जाकर लोगों की जो है मदद की है। और सबसे पहले मैं शुरुआत इसीलिए करूंगा तरसेम सिंह खालसा साहब से। तरसेम सिंह जी, गुरु नानक देव जी ने कहा है, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर तो सब जग उपजिया कौन पले को मंदे। मैं यहीं से शुरुआत करना चाहता हूं, इंसानियत का पैगाम मैं चाहता हूं कि आज आप दें यहां से। तरसेम सिंह जी, गुरु नानक साहब जी ने उस समय ये संदेश दिया पूरी मानवता को, जिस समय ऐसे ही जैसे आजकल नफरत का बाजार गर्म है,
गुरु नानक साहब महाराज जी ने ये संदेश पूरी मानव जाति को दिया कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन बड़े को मंदे। गुरु नानक साहब महाराज जी ने पूरी मानव जाति नू एक परमात्मा की, एक अल्लाह की, एक खुदा की संतान कहकर संबोधन किया। और वास्तव में गुरु नानक साहब जी ने वक्-वक् जातियों, वक्-वक् फिरकों, वक्-वक् इलाकों में जाकर जो भ्रातृभाव था, जो भाईचारा था, उसको कायम करने की ज़रूरत की। और विशेष तौर पे हमारे इस मुल्क में इस चीज़ की शुरू से ही ज़्यादा ज़रूरत रही है। मैं समझता हूँ कि गुरु नानक साहब जी का ये संदेश पूरे भारतीय समाज को नहीं बल्कि पूरे विश्व के में जाना चाहिए और इसके ऊपर अमल करना चाहिए। ये जो घटनाएं वापरी है, मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत नहायत अफसोसनाक निंदनीय घटनाएं हैं और मानवता का कत्ल है। जब कुछ चंद मिनटों में, कुछ घंटों में जो हंसदे वसदे परिवार थे वो बिल्कुल जमीन पे आ गए और उनका सब कुछ लुट गया। इतने अफसोस की बात है, इतने दुख की बात है, दिल रोता है जब खबरों में सुनते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जिनको घरों में जला दिया गया, बुजुर्ग 80-80 साल के औरतें जो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती थी, जो चल फिर नहीं सकती थी, उनको आग में जला दिया गया। मैं समझता हूँ कि ये जो दंगाई थे, इनके दिल में शायद वो खुदा ने कोई दिल नहीं डाला हुआ और ये एक हैवान बनकर इन्होंने 2-3 दिन जो दिल्ली को शर्मसार किया है, इसका हमारे पूरे सिख समाज को गहरा सदमा है। क्योंकि हम लोग पहले ही ये सदमे सहन कर चुके हैं। हम जानते हैं कि ऐसे वक्त में जो मनोदशा है वो कैसी होती है। उसी दिन से हम लोग तो बिना किसी भेदभाव से सभी गुरुद्वारों के दरवाजे पूरी तरह खोले हुए हैं और केवल उनको रहने की जगह ही नहीं बल्कि उनके खाने पीने की, उनके लंगर की, उनकी दवाइयों की और उनकी सिक्योरिटी का भी जथेदार श्री अकाल तख्त साहब जी ने ये हमारे को आदेश दिया है कि उनका प्रबंध पूरा किया जाए। तो किसी भी बहुत अच्छी बात है तरसेम सिंह जी, बहुत अच्छी बात है। मैं आपके पास दोबारा भी आऊंगा। आप लोग जो काम कर रहे हैं, जो अच्छे काम कर रहे हैं, जो नेकियां कर रहे हैं, वो ऊपर वाला उसे देख रहा है और यकीनी तौर पर जो है आपको वो जो है परमात्मा जो है वो इसका फल भी देगा। और जिस तरह के, क्योंकि आप मानवता के लिए, इंसानियत के लिए जो काम कर रहे हैं, जहां पर इंसान हैवान बन गए वहां आप लोग जो है फरिश्ता बनकर आए हैं और काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। कलीमुल हफीज साहब, आप बहुत हामी रहे हैं एक यहाँ दिल्ली की हुकूमत के, जो रियासती हुकूमत है, जो बहुत ही मजबूती के साथ जीत कर आई है। आपको नहीं लगता कि जो दिल्ली हुकूमत को जिस तरीके से मरहम रखना चाहिए था उसमें वो जो है नाकाम नहीं हुई है? ठीक तहसीन भाई, इस वक्त जख्मों पे मरहम रखने की ज़रूरत है। दिल्ली हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत दोनों शक के दायरे में हैं। अगर दिल्ली पुलिस ने सही मायनों में काम किया होता अपना, तो आज इतनी बड़ी इंसानियत शर्मसार ना हुई होती। आप ये देखें कि क्या वक्त, इस मनहूस घड़ी ने क्या वक्त चुना कि जब हमारे मुल्क का वजीर आजम इस दुनिया के ताकतवर शख्स को, यानी एक सदर मुमलिकत अमेरिका के ट्रंप को एक सोने की थाली में खाना खिला रहा था और वो भारतीय खानों का जो लुत्फ लेने की कोशिश की जा रही थी और वहीं पे दिल्ली जल रही थी। तो ये जो एक वक्त में दो काम हुए, इससे हमारी वो सच्चाई भी सामने आई कि जब तक हम नफरत फैलाने वालों के खिलाफ इंसाफ के साथ नहीं लड़ेंगे, उनकी निशानदेही करके उनको रोकेंगे नहीं, उनको रिजेक्ट नहीं करेंगे, तो इस तरह की हमें बार बार, जिस तरह से 84 में हुआ और उसी तरह से अब ये 2020 में हुआ, इससे पूरी इंसानियत शर्मसार हुई, पूरा मुल्क शर्मसार हुआ। और इत्तेफाक देखें आप कि ट्रंप की वजह से पूरी दुनिया का मीडिया यहाँ मौजूद था। वो किसी और चीज को कवर करने आया था, वो ये देखने आया था कि दो बड़ी डेमोक्रेसी किस चीज पे आखिर फैसला करती हैं और कहां कहां मुआहदे होते हैं। लेकिन उसके तमाम कैमरे जो है वो मुड़ गए उस दिल्ली, जलती हुई दिल्ली की तरफ,
जो कि दंगाइयों ने अपना भरपूर नफरत का नंगा नाच किया, और वो नंगा नाच कोई एक दिन नहीं रहा, वो नंगा नाच कई दिन चलता रहा। और जिसे सब तरह से जग जाहिर है कि दिल्ली पुलिस ने जो अपनी प्रोफेशनल एटीट्यूड, प्रोफेशनल ड्यूटी नहीं निभाई, और न सिर्फ ड्यूटी नहीं निभाई, उसने दंगाइयों को कहीं कहीं साथ भी दिया। ड्यूटी तो देखिए अरविंद केजरीवाल ने भी नहीं निभाई है। नहीं, वो साथ भी नहीं निभाया। शीला दीक्षित पर बड़ा इल्जाम देते थे कि शीला जी हर चीज को कहती है कि दिल्ली पुलिस ने नहीं किया, दिल्ली पुलिस ने नहीं किया। अरविंद केजरीवाल जो है वो मुंह छुपा के जो है जाके जो है वो राजघाट पर बैठ गए थे। ये सवाल उनसे किया जाएगा जब भी मौका मिलेगा, लेकिन अभी वक्त नहीं है। खालिद उमर साहब जुड़ गए मेरे साथ। खालिद साहब, आपकी वो दिल्ली जिसमें आप घूमा फिरा करते थे, जहां से आप हमारा समाज जो है तैयार करते थे, उस दिल्ली में जो है आपके वहीं से करीब से जो है धुआं और आग आप हमने देखी है। आप वहां बैठ के कैसा महसूस करते रहे हैं? देखिए, ये यकीन नहीं आ रहा है कि वही दिल्ली, वही मीर की दिल्ली, वही गालिब की दिल्ली, वही दिल्ली जिसमें मीर खुसरू रहा करते थे, उस दिल्ली में इस तरह की आग लगी। 84 के बाद जो आग लगी है, इस तरह की आग नहीं लगनी चाहिए थी। और जिन लोगों ने भी आग लगाया है, उन लोगों ने इंसानियत के ऊपर जुल्म किया है। इसमें पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, चाहे जिस पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों। उन लोगों ने इंसानियत के साथ खिलवाड़ किया है, बच्चों के साथ जुल्म, औरतों के साथ जुल्म, घरों को जलाना। ये कहां की बात है? माने किस तरह कहां हम जी रहे हैं? ये लोगों को, ऐसे लोगों से सवाल करना चाहिए कि आखिर इस दिल्ली को, जो खूबसूरत दिल्ली थी, उसको किसने उजाड़ने का काम किया और क्यों ऐसा किया गया? और इसकी जितनी मजम्मत की जानी चाहिए कम है, और जो मुजरिम हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। बिल्कुल इस बात की परवाह न की जानी चाहिए कि किस पार्टी के हैं, कौन किस पार्टी का है, कौन लड़के किसके ताल्लुक से कौन है। सबको एक एक करके पकड़ करके उनको सजा देना जरूरी है, वरना दिल्ली पुरअमन, दिल्ली का अमन खराब करने वालों का अगर हौसला बढ़ाया गया तो इससे पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में बहुत गलत पैगाम जाएगा और दिल्ली के लोगों का सुकून गारत हो जाएगा। आप तो एनडीए का हिस्सा है, तो ऐसे में आपको क्या महसूस हो रहा है कि किस तरीके से आपके नेता नीतीश कुमार दबाव बना सकते हैं ताकि उन जहरीली जबानों के खिलाफ कार्रवाई हो सके जिनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? की जहां तक बात है, नीतीश कुमार पहले से इस बात के लिए कहते रहे हैं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जहरीली जबान का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी मामला हो। यहां जो मामला है, हम लोग पूरी तरह से, पूरी ताकत के साथ, न नीतीश कुमार, न सिर्फ नीतीश कुमार बल्कि पूरी हमारी पार्टी इस बात की सख्त मजम्मत कर रही है। और पार्टी ने मुतालबा किया है कि दिल्ली के अंदर जिन लोगों ने जुर्म किया, जिन लोगों ने दिल्ली को जलाने की कोशिश की है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे वो जिस पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों। और देखिए, यहां बात पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, बात इसकी है कि क्या हिंदुस्तान बचेगा नहीं बचेगा। बात इस बात की है कि क्या हिंदुस्तान के लोग अमन से रहेंगे नहीं रहेंगे। जब पुरअमन रहेंगे तभी पॉलिटिकल पार्टियां हैं। नीतीश कुमार का फर्म स्टैंड है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी का जो भी आदमी हो, जिसने इंसाइट किया है, लोगों को भड़काया है, लोगों को वर्गलाया है और पुरअमन एहतजाज करने वालों के खिलाफ जाकर के लाठियां बरसाई है, औरतों के साथ जुल्म हुआ है, बच्चों के साथ जुल्म हुआ है, ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जितनी जल्द बिहार के काफी लोग हैं उस इलाके में, जिस इलाके में तशद्दुद हुआ है, बिहार के काफी लोग हैं उस इलाके में। क्या आप चाहेंगे नीतीश कुमार भी उस इलाके का दौरा करें और जो बिहार के लोग हैं, जो दीगर आवाम है, उनके जख्मों पर आकर मरहम रखें? नीतीश कुमार, क्या आप ये उनसे दरखास्त करेंगे? देखिए तहसील साहब, बिहार के लोग आए हैं, कई जख्मी लोग भी यहां लौट करके आए हैं, और ये मामला बिहार और बंगाल से जोड़ के मत देखिए। नीतीश कुमार को बंगाल में भी हो तो ज्यादा चाहते हैं, वो कहीं भी हो जाना चाहते हैं। मसला यह है कि क्या इस मुल्क का अमन, दिल्ली का अमन जिन लोगों ने खराब किया है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कितनी जल्दी कराई जाती है। हम एनडीए के पार्ट हैं, हम एनडीए के हिस्सा है, जो मरकज में सरकार उसके हिस्सा है, अकाली दल उसका हिस्सा है, लेकिन हम तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने बैक जुबान ये बात कही है मरकजी हुकूमत को कि आपको सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और जिन लोगों ने भी इसमें कोताही की है, जिन अफसरान ने कोताही की है, जिन पुलिस वालों ने
अगर कोताही की, अगर ये साबित होता है कि उन लोगों ने कोताही की है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई आपको करनी पड़ेगी। मरकजी हुकूमत को और मरकजी वजीर दाखिला को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, ये साबित होने पर कि जिन लोगों ने इसके अंदर कोताही बरती है। नीतीश कुमार इस मामले में बिल्कुल फर्म है और वो अपना काम कर रहे हैं। चलिए हम यकीन मान के चलते हैं कि ये दबाव काम आएगा। मैं इससे पहले कि यासिर साहब के पास हूं, मैं सलमान निजामी साहब आपको भी शामिल कर लेता हूं। मुझे सलमान निजामी साहब, ये जिस तरह की बात हुई है, जिस तरह का तशद्दुद हुआ है, जिस तरह का ये वक्त बीता है दिल्ली के ऊपर, उसको लेकर क्या कांग्रेस को कुछ उसमें ऐसा महसूस हो रहा है कि देखिए हमें जो है वोट नहीं दिया गया तो ये हालात हो गए? देखिए तहसीन साहब, आपने शुरुआत में बहुत अच्छी बात की और मेरे दिल को वो छू गई कि आपने कहा कि जो फसाद हुआ उसमें दोनों तरफ से जो है लोग पिसे। अगर आप ग्राउंड में जाएंगे, अभी आपसे इस प्रोग्राम से पहले भी बात हो रही थी कि दोनों लोगों ने, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो सफर कर रहा है। और वायलेंस जो है, जो फसाद होता है, वो कैसे शुरू होता है? हेट स्पीच से। ये कांग्रेस और भाजपा इलेक्शन, कोई हारता है कोई जीतता है, आज मोदी जी हैं कल राहुल जी होंगे, ये तो डेमोक्रेसी है, किसी की हार होती है। लेकिन आप इस हद तक गिर जाएं कि आप देखिए, आज बीएसएफ का जो जवान था, आज उसके घर को जलाया गया और उसको कहा गया कि तू पाकिस्तानी है, तू कागज जो है, जो बोल मैं शब्द भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता। तो बीएसएफ का फौजी जो सीमा पे लड़ता है, आज उसका घर जलाया गया है। तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं पूरे मुल्क को या दुनिया को, क्या मैसेज दे रहे हैं? दूसरी बात यह है कि सियासत आप कर रहे हैं। डे 1 से सीए और एनआरसी का जो पूरा प्रोटेस्ट था, बहुत पुरअमन तरीके से हमारी मां बहनें वहां बैठी थी। गोली की बात किसने की आपको मालूम है, और चिंगारी किसने लगाई आपको वो मालूम है, और किसने ये कहा कि इनको गोली मारिए। आज कनार प्लेस में भी एक मार्च निकला, वहां भी कहा गया कि देश के गद्दारों को गोली मारो। मेट्रो स्टेशन पे 6 बच्चों ने नारा लगाया, आपको मैं वीडियो मेट्रो स्टेशन पे भी, और मार्च भी निकला, उस पर भी आज ये बात की गई। लेकिन एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? एक्शन किसी भी उस विधायक पे नहीं ले रहा। मैं नहीं कहता कि अगर वहां उसमें कोई कांग्रेस का मुलव्विस हो, आम आदमी पार्टी का हो, भाजपा को हो, जो हेट स्पीच है उसका विरोध होना चाहिए। और जब आप इन लोगों को खुले मैदान में छोड़ते हैं और आप ये मैसेज देते हैं कि ये कुछ भी बोलें, लोग मरते जाएं, और आप 3 दिन के बाद जो है एक्टिव होते हैं, दैट मीन्स कि आप इन हैंड टू हैंड मिले हैं और आप चाहते थे कि ये दंगे हों। तब आप 3 दिन के बाद जागे, जब आपकी विपक्ष जो है इंटरनेशनली आप पे विरोध होने लगा, तब आप 3 दिन के बाद जागे। लेकिन इसमें जो पिसा, वो गरीब पिसा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। लेकिन ये देश की बदनामी है, दिल्ली की बदनामी नहीं है। आप दुनिया में एक गलत मैसेज दे रहे हैं और उन लोगों को जानबूझ के प्रवोक करना चाहते हैं जो पुरअमन तरीके से मुजाहरे कर रहे थे। यासिर जिलानी साहब जी, मुझे लगता है कि इस दंगों से मुल्क की छवि मुतासिर हुई। एक ऐसे वक्त में जबकि अमेरिका के सदर ट्रंप जो है दिल्ली में मौजूद थे, उस वक्त ये दंगे होते हैं। उस दौरान में जो एक मुल्क को एक मुस्बत, एक पॉजिटिव जो छवि मिल रही थी, वो कहीं ना कहीं उसको चोट पहुंची। सदर ट्रंप को भी इससे चोट पहुंची और नरेंद्र मोदी साहब को भी उससे चोट पहुंची है, क्योंकि ये जो है पूरे बैनुल-अक़वामी बिरादरी की नजर जो थी हिंदुस्तान के ऊपर थी। हम ये मानते हैं कि जब अमेरिकी सदर कहीं पर भी होते हैं तो जो इंटेलिजेंस होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। तमाम सैटेलाइट्स का, तमाम टेक्निकल सर्विलेंस का रुख जो है वो इस इलाके की तरफ मोड़ दिया गया होगा। एक एक जो जहां पे भी, जिस पे भी शक हो रहा होगा, जिस फोन लाइन पे शक हो रहा होगा, जहां पे भी, उस पर जो है नजर रखी गई होगी। या तो इंटेलिजेंस का फेलियर हुआ है, या किसी ने कहीं ना कहीं बीच में कोई ऐसी साजिश रची है कि आला जो हुक्मरान है उन तक बात नहीं पहुंच पाई और फिर खेल खेल दिया गया, या फिर ये जो है जानबूझकर हुआ है। यकीनी तौर पर आपकी पार्टी को और आपको जो है इसका बहुत नुकसान हुआ है। क्या ये बात समझ में आई है आप लोगों को? देखिए, आज हक की बात करूंगा, इंसाफ की बात करूंगा और इंसानियत की बात करूंगा। सबसे पहले मैं रतनलाल जी जो कांस्टेबल हैं, जो शहीद हुए हैं, उनको नमन करूंगा, श्रद्धांजलि दूंगा। अंकित शर्मा जो मारे गए हैं उनको श्रद्धांजलि दूंगा, और जो 43 इंक्लूडेड दोनों हमारे जो जाबाज ऑफिसर हैं उनके साथ
जो इस दुनिया से चले गए उनको खराजे अकीदत पेश करूंगा, जो इस तशद्दुद के ज़ेरे नज़र हो गए, इस नफ़रत के ज़ेरे नज़र हो गए। और यकीन मानिए कि दिल्ली को किसी न किसी की ऐसी नज़र लग गई। हमारी दिल्ली ऐसी कभी नहीं रही है, दिल्ली का इतिहास रहा है, दिल्ली ने सबको अपने अंदर समाहित किया है, सबको लिया है। 1000 साल से अगर आप दिल्ली का इतिहास देखेंगे तो दिल्ली ने सबको अपने अंदर जज्ब किया है, दिल्ली का इतना बड़ा दिल रहा है। लेकिन जो पिछले 3 से 4 दिन में हुआ, वाकई वो एक तरीके से हमारे ऊपर काला अध्याय, काला धब्बा है। अब क्योंकि मैं आज बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बात करने के मूड में हूं, बट आपका सवाल है, मैं आपके साथ डिबेट में हूं, तो मुझे डिबेट का भी जवाब देना है। यकीन मानिए आप कि इंटेलिजेंस भी काम कर रही थी, सारे अफसरान भी लगे हुए थे, सब कुछ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चल रहा था। लेकिन आपको थोड़ा सा एक अलग पहलू भी देखना होगा। कंस्टेंट प्रोवोकिंग हो रही है पिछले 80 दिनों से दिल्ली के अंदर, किसी ना किसी इलाके में अनरेस्ट की स्थिति है। मौजपुर में भी जो लोग बैठ के एहतजाज कर रहे थे 25-26 दिनों से कर रहे थे, लेकिन 3 दिन पहले भीम आर्मी का एक नेता, जिसको आज के डेट में हमारे माशरे के, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, मुस्लिम माशरे के जो बड़े बड़े लोग हैं उसको मसीहा मानने लगे, उसने सडनली एक कॉल देता है बंद की, और उसमें वहां औरतें पहुंचती। यकीन मानिए तहसीन साहब, वहां के लोकल लोगों के फोन और मैसेज 1000 से ज्यादा मेरे पास है, मैं दिखाना नहीं चाहूंगा। मैं भी उसी दिन 3 बजे रात वहां पहुंचा था। वो कहते हैं कि हमारे यहां की औरतें नहीं थी, औरतें कहां की थी जिन्होंने आके माहौल को खराब किया। आप किसी को, आप उनके सब्र को, आप उनके तमाम वो चीजें जो 80 दिन से वो देख रहे हैं, उसको आप कहीं ना कहीं पिंच कर रहे थे, उन्हें प्रोवोक कर रहे थे, उन्हें आप पोक करने की कोशिश कर रहे थे, आप उन्हें धमकाने की कोशिश कर रहे थे, अगर मेरा सही अल्फाज है। उसके बाद आप देखिए कि लोग बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। हम यकीन मानिए कि हम लोग जितनी मजम्मत और जो हेट मॉन्गर्स हैं, जो भी है, यकीन मानिए कि ये 84 वाला मामला नहीं, इसमें कोई बख्शा नहीं जाएगा, कोई बचेगा नहीं, क्योंकि एविडेंस हैं, सीसीटीवी के एविडेंस हैं, तमाम कैमरों पे हैं, मोबाइल पे हैं। धीरे धीरे जैसे ही ये केस सारा विवेचना में आएगा, कोर्ट तक पहुंचेगा, सारे मसले और आ रहे हैं। राजेश राय साहब, आप तो साबिक आईपीएस हैं, आपको क्या लगता है दिल्ली में कहां चूक हो गई है? ये रही कि कहीं न कहीं किसी रूप में जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी या उनके जो आला अधिकारी रहे हैं, कहीं न कहीं वो थोड़ा सा जिसे कहते हैं बैकफुट पे रह गए। जिस तरीके से सिचुएशन को डील करना चाहिए था, शायद उसके लिए वो तैयार नहीं थे। या तो उनके पास इस लेवल के दंगा होने की कोई उनके पास इनपुट नहीं था, उनको ये अंदाजा नहीं था कि स्थिति इतनी बिगड़ गई है, बिगड़ जाएगी। उनको इस बात का एहसास नहीं हो पाया कि इतने भीषण तरीके से तैयारियां की गई हैं कि छतों पे, घरों में बम रखे गए हैं, पेट्रोल बम बनाए गए हैं, बड़े बड़े गुलेल बनाए गए हैं, बड़ी बड़ी चीजें बना करके इस दंगे को प्रायोजित करने की कोशिश की गई है। मैं समझता हूं कि शायद इस तह तक वो पहुंच नहीं पाए, और ये जब नहीं पहुंच पाए तो उन्हें बिल्कुल फौरी तौर पर जो सामने आता गया उसको डील करना पड़ा। और उसके लिए शुरुआती दौर में मैं समझता हूं कि शायद दिल्ली पुलिस के पास उतनी तैयारी नहीं थी, उतना फोर्स नहीं था, और उस फोर्स को आने में और तैयारी होने में 2-3 दिन का वक्त बीत गया, जिस बीतने में कि दोनों तरफ से झगड़े हुए, लोगों ने उकसाया, लोगों ने मारपीट की, दंगे किए, लोगों की जानें चली गई। और जब यह है कि पर्याप्त फोर्स आ गया, दंगा तो जब शुरू होता है तो खत्म होता ही है, बवाल होता है तो खत्म होता है, लेकिन जो इनिशियल कार्रवाई करने की जरूरत थी, उस कार्रवाई में फिर दिल्ली पुलिस की चूक हुई है। राजेश जी, मैं फिर आपके पास आऊंगा। मैं ऐसा करता हूं कि यहां पे एक ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं, इसी बात को जारी रखेंगे। अब नहीं कोई बात खतरे की, अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। लौट कर आते हैं इस ब्रेक के बाद। Sixteen channels, 15 languages.
26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9. कैसा अजीब शोर है बस्ती में आजकल, हर घर से आ रही है सदा, जागते रहो, जागते रहो। जब जब नफरत बढ़े हमें जागना पड़ेगा। तरसेम सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस वक्त जो वहां के हालात हैं, आप लोग तो इस दौर को देख चुके हैं जब तबाही और बर्बादी मुकद्दर बन जाती है, तब उसके बाद किस तरीके से जिंदगी की गाड़ी खींची जाए। साईं बिल्ले शाह ने कहा है, चल बिलिया चल उत्थे चलिए जिथे सारे अन्ने, ना कोई साडी जात पिछाणे, ना कोई सानू मन्ने। तो जब हम यहां पर बैठे हुए हैं तो अब हमें देखना है कि ये जो जिंदगियां उजड़ गई हैं, इनको किस तरह बसाया जाए, किस तरह लोग एक दूसरे के काम आ सकते हैं। तरसेम सिंह जी, इतने सालों से हम ये नहीं समझ सके कि मानस की जात सब एक है पहचान को। ये जो नफरत की राजनीति है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही नहायत गलत बात है और एक ना एक दिन इसको ख़त्म करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बहुत दुख भरा समा होता है और कई दहाके लग जाते हैं जब घर परिवार अपने पैरों पे खड़े होते हैं। खड़े भी वो इसलिए हो जाते हैं कि वो जो लोग हिम्मत करते हैं और दूसरे लोग उनकी सहायता करते हैं। नहीं तो मैं समझता हूँ कि इससे मानवता का बहुत बड़ा घान हो जाता है। जरूरत इस बात की है कि जो पुलिस प्रशासन है, जो हमारे राजनीतिक लोग हैं, वो लोग अपने फर्ज पहचाने। और मैं समझता हूं कि अगर दिल्ली पुलिस को पूरे ऑर्डर किए जाएं तो इस दिल्ली में एक पत्ता भी अपने आप नहीं झूल सकता।
एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और 3 दिन तक मैं नहीं समझता कि इतनी फोर्सेस यहाँ मौजूद हो और इतना भारी नुकसान हो जाए। सो ये हिम्मत है, जो लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, जैसे जो ऊपर वाला है वो भी मेहरबान रहता है। हमने देखा है कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जल गई, जिनके घर के परिवार के जी खत्म हो गए और कानूनी लड़ाइयों में उनका जो बचा खुचा था वो भी खत्म हो गया, मगर एक हिम्मत और एक आगे बढ़ने का, एक जिंदगी जीने का जो एक जज्बा है वो इंसान को पैरों पे मुड़ खड़ा कर देता है। सो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सरकार की, ये दिल्ली गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है और केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो पीड़ित परिवारों की हर संभव सहायता करें और जितने दोषी लोग हैं और जो इस दंगे फसाद में शामिल हुए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दें, ताकि आने वाले कहीं सालों में या फ्यूचर में कभी ऐसी वारदातें ना हो पाए। एक बात मैं कहनी चाहूँगा कि हम कहते हैं दंगे हुए, दंगे होते हैं जब कोई 2 कम्युनिटियाँ आपस में लड़ती है। ये तो देखने में आया है, हमने खुद देखा है कुरेजी खास में और जाफराबाद में कि एक गली में हिंदू भी रह रहे हैं, मुस्लिम भी रह रहे हैं और इक्का दुक्का सिख परिवार भी रह रहे हैं, मगर वो मिलकर जो बाहर से आए दंगाई थे उनका मुकाबला कर रहे हैं, उनको रोक रहे हैं, उनसे अपना बचाव कर रहे हैं। सो दंगा होता है जब 2 कम्युनिटियां आपस में उलझ जाती है और एक दूसरे का नुकसान करती है। मैं समझता हूं कि ये एक तरह से कत्लेआम है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी ही थोड़ी है। और सही बात है, तबाहियों के मंसूबे बनाए जाते हैं, तबाहियों के मंसूबे बनाए जाते हैं, फसाद होते नहीं है, कराए जाते हैं। कलीमुल हफीज साहब, देखिए जिस तरह की तबाही हो चुकी है, क्या अब आवाम की जो बहुत से लोग हैं जो आज अपने पैरों पे खड़े हैं, जिनके पास अल्लाह ने ऐसा दिया है कि वो इनकी मदद कर सकते हैं, तो क्या इस इमदाद को एक तरीके से कोऑर्डिनेट प्रॉपर्ली किया जाए ताकि जरूरतमंदों तक पहुंच सके ये, और कैसे ये काम हो? देखिए, मैं अभी आपके शो में भी जो आ रहा हूं, सीधा अभी दिल्ली वक्फ बोर्ड से ही आ रहा हूं। वहां पे एक अभी हमने दिल्ली वक्फ बोर्ड रिलीफ कमेटी बनाई और उसमें वो जो उस इलाके के एमएलए हैं 4-5 उनको रखा गया और अमानतुल्लाह खां जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, उनकी चेयरमैनशिप में हुई, मुझे वो मेंबर सेक्रेटरी भी उसका बनाया गया। तो उसमें हमने सारे जिम्मेदार लोग वहाँ के लिए और उस पूरी रिलीफ को हमने सेंट्रलाइज करने की कोशिश की है, क्योंकि ये नुकसान बहुत बड़ा है। अगर आप देखें जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, कई मोहल्ले खाली हो गए, यानी एक तबका अपना पूरा इलाका छोड़ के चला गया, दूसरे लोग उसको रह रहे हैं। कुछ लोग सामुदायिक यानी कम्युनिटी सेंटर्स में जी रहे हैं, या कहीं अभी टेंट भी लगेगा कल, उसमें फिर उनके रिलीफ दिया जाएगा। लेकिन अभी कई लेवल पे चैलेंजेस हैं। पहले चैलेंज तो ये है कि जो लोग अपने घर छोड़कर आ गए हैं, आखिर उनकी रोजमर्रा की जो खाने पीने की जरूरत है वो कैसे पूरी की जाए। दूसरा चैलेंज है कि उनके जो घर जल गए हैं उनको आखिर रिहेबिलिटेट करना है। पहला तो उनमें ये भरोसा जगाना है कि वो वापस जा सके, उनके साथ खड़े होना है। दूसरा, फिर उनकी जरूरियात सबसे पहले हमें देनी है। ठीक है, दिल्ली सरकार ने भी उसको अनाउंस किए कुछ स्कीम्स, लेकिन उसके अलावा भी जो दिल्ली की आवाम है वो बड़े लेवल पर निकल कर आई है और 2 अकाउंट हमने जारी किए हैं। उस अकाउंट में एक ही दिन में 17 लाख रुपए आ गए हैं। तो यानी आवाम भी जनरस है, आवाम नहीं चाहती कि ये इस तरह के फसादात हो। और चूंकि जैसे भी सरदार जी ने कहा कि ये कत्लेआम था, तो और भी ज्यादा लोगों में गुस्सा है इस बात को कि आखिर एक मासूम जनता पिसी और दोनों साइड से पिसी। तो इसलिए अभी हमने जो दिल्ली वक्फ बोर्ड रिलीफ कमेटी बनाई है, उसका पहला काम कल से यही होगा, कल उसकी मीटिंग भी है, कि हम किस तरह से एक स्टेप को क्लियर करते चले जाएं और जितने भी मुतासरीन हैं, सबसे बड़ी जरूरत है, देखिए जो लोग मारे गए हैं, जिनका नुकसान हुआ है, उनमें बहुत से लोग पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे उनको फॉर्म भरना, उनके ज्यादातर सामान, अब आपको आधार की कॉपी चाहिए, आपको पैन कार्ड की कॉपी चाहिए, अकाउंट नंबर चाहिए, उनके पास वो सारी चीजें मिलेंगी नहीं। तो उनको जो है उनकी किस तरह से मदद की जाए, यार साहब इसमें कुछ आप मदद कर सकते हैं? सबसे पहले मैं 1 मिनट में क्लियर कर दूं, इस पर भी हमने एक सब कमेटी बनाई है जो तहसीलदार के साथ मिलकर सुबह से ही काम कर रही है। वो उसका काम सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन का है।
चूंकि वहां ज्यादा बड़ी तादाद गरीबों की है, मजदूरों की है, और वो अनपढ़ है और उनके पास डॉक्यूमेंट भी नहीं है। अच्छा, जो डॉक्यूमेंट थे वो जल भी गए। तो ये कई तरह के चैलेंजेस हैं, और मैं समझता हूं कि सरकारी मशीनरी भी सपोर्ट करेगी, आम आवाम भी सपोर्ट करेगी, और हम जैसे लोग जो कारकुनान हैं वो भी वहां खड़े रहेंगे। और आप लोग भी, मेरी मीडिया से भी दरखास्त है कि और तमाम चैनल भी इस तरह की फजा बनाएं कि जिससे सब लोग एक खुल के मदद कर सकें। ऐसा ना हो कि किसी एक पर्टिकुलर किसी को टारगेट करके जब कोई रिपोर्ट दिखाई जाती है तो जो मदद करने वाले लोग हैं वो भी डर जाते हैं, वो वहां जाना नहीं चाहते। तो ये जो पॉजिटिविटी है ये मीडिया की तरफ से भी आए, जिस तरह से आप आज प्रोग्राम कर रहे हैं, यानी कि इंसानियत की खातिर ये प्रोग्राम हो रहा है, ये मैं आप काबिल मुबारकबाद है। और चूंकि अभी से हील होने में वक्त लगेगा, ये एक आध दिन का काम नहीं है, नुकसान बहुत बड़ा है अभी आपको और हमें अंदाजा भी नहीं है जिस तरह का अंदर तक डीप तक ये नुकसान हुआ है। इसमें कम से कम 2 से 3 महीने लगेंगे जो मिनिमम रिहेबिलिटेशन के लिए। जी यासिर साहब, देखिए, मैं सबसे पहले वक्फ बोर्ड के लिए बोल दूं, वो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा रहा है। यासिर साहब अभी जो वो काम कर रहे हैं, अभी जो वो काम कर रहे हैं उसकी तरफ ध्यान सीबीआई दंगा में जो लोग इन्वॉल्व हैं वो वहां के मैनेजर बनेंगे, जो दंगा में इन्वॉल्व है एमएलए वो बनेगा मैनेजर वहां का। उसको जेल में बंद कर देना, अगर वो जेल में बंद कर दिया, आप रखिए, जीत के आ रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? मुसलमानों को अभी जो काम हो रहा है, होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, यासिर साहब आप क्या कर रहे हैं, आपकी पार्टी क्या कर रही है वहां पे लोगों के लिए? आप सबसे ज्यादा अगर आज कहीं रिलीफ की बात अगर हुई है और रिलीफ पहुंचा है, आप वहां के तमाम जो अफसरान हैं उनसे पूछिए कि सबसे पहले जो ट्रक्स पहुंचे हैं वो कहां से पहुंचे, कौन लोगों ने भेजा है। रेट वाले लेके गए, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वाले लेकर गए सबसे पहले, और कौन लेके गया वहां पर? अब आप खुद और पता कर लीजिए कि कौन लोग हैं। लेकिन मेरा एक वक्फ बोर्ड को लेके फिर यह कहना है कि दिल्ली के मुसलमान भर्म में ना आए, ये वही लोग हैं जो 84 दिन से आपने अनरेस्ट कर रखा है। केजरीवाल शाहीन बाग नहीं पहुंचा, आप सियासत कर रहे हैं, केजरीवाल सियासत कर रहे हैं, मुसलमानों आप सियासत कर रहे हैं, शाहीन बाग नहीं है, आप सियासत कर रहे हैं, सियासत नहीं कर रहे, मैं सियासत कर रहे हैं। आंख को मुसलमानों के आंखों को खोलने की कोशिश कर रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। मनीष सिसोदिया, देखिए मेरी गुजारिश ये है कि आप यहां बैठ के अपने किसी डिपार्टमेंट का प्रोपेगेंडा, वो भी उस डिपार्टमेंट का जिसपे सीबीआई के अंदर केस चल रहा है, आप उसको नहीं बताएं। आप कहिए कि इंडिविजुअल हमने क्या मदद करी, हमारी एनजीओ क्या मदद कर रही है। आप वक्फ बोर्ड के लिए अगर इस तरह की बात करेंगे, क्योंकि वक्फ बोर्ड बिल्कुल क्लियर नहीं है, वक्फ बोर्ड के लोगों पे चेयरमैन भ्रष्टाचार में जेल जाएंगे और बहुत जल्दी जाएंगे। पब्लिक वक्फ बोर्ड को रिलीफ करने की इजाजत नहीं, आप उसका रिलीफ उठा के ले जाइए के पैसे, मिस्कीन के पैसों का इस्तेमाल बताइएगा लोगों को कि किस तरीके से कर रहे हैं। सलमान साहब हमेशा से गलत हुआ है। सलमान साहब, मैंने इनके बीच में नहीं बोला, मुझे वहां अभी ये मशवरा कर रहे हैं कि कमेटी बनेगी, लेकिन ये बच्चे जामिया के बच्चे हैं, ये देखिए किस तरीके से लगे हुए हैं। ये बच्चे वहां पहुंच रहे हैं, इनको कोई भी अपने जेब से, मैं कल गया था वहां, अपने जेब से कोई दो, देखिए अगर आप देखिए इंडिविजुअल लेवल पे करेंगे तो जिनके पास पहुंचना है वहां तक नहीं पहुंचेगा। मेरे ख्याल से एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होना चाहिए सबका। आ रही है वहां से, सुनिए मेरी बात सुनिए, पहुंच जाएगा, मकान भी बन जाएंगे, रिस्टोर भी हो जाएगा, लेकिन जो दिल में चोट लगी है उसको क्या करेंगे आप? वहां एक बच्चा पूछता है, वो कहता है कोई बात नहीं आपका घर बन जाएगा, लेकिन बच्चा कहता है क्या मेरा वालिद वापस आएगा? जो 40 लोग मर गए क्या वो वापस जिंदा होंगे? सोचने की बात है। आपने नफरत को ये माहौल क्रिएट क्यों किया? महल भी बन जाएंगे, घर भी बन जाएगा, राशन भी पहुंच जाएगा, लेकिन जो जहर फैला है इस मुल्क में उसको किस तरीके से रोकेंगे? तो आप कंपटीशन कर रहे हैं, इनने किया उनने किया, लेकिन जो नफरत इस देश में, राजेश साहब आप तो साबिक आईपीएस हैं, आप सरकार में रहे, ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा रहे हैं, यहां से जो लोगों की अगर इमदाद की जाए तो वो किस तरीके से हम जो है उनको इमदाद उन तक पहुंचा सकते? राजेश भाई साहब, सबसे बड़ी इमदाद तो आज की तारीख में देश के लिए और दिल्ली के लिए,
जो सबसे पहले जो सबसे बड़ी इमदाद है वो इमदाद तो ये है कि जिन जिन लोगों ने इस दंगे में पार्टिसिपेट किया है, जिन्होंने उसको उकसाया है, जिन्होंने उसको भड़काया है, जिन्होंने जो है पहले से तैयारी करके पत्थर, पेट्रोल बम, दुनिया भर की चीजें लेकर के रखे हुए थे, भीड़ इकट्ठा की, लोगों को उकसाया, बाहर से लोगों को बुलाया, बाहर की जो संस्थाएं थी उनको इसमें लगाया, सबसे पहले उसमें एक एक आदमी को चिन्हित करके उन लोगों के खिलाफ जम करके कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में यहां की सरकार ने जो दंगाई थे उन दंगाइयों को उनको चिन्हित करके उनके लोगों से उनको वसूली की नोटिस दे करके उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं, और ये जो पैसे वसूल करके सरकारी खजाने में आए, सरकारी खजाने का मुंह खोलना चाहिए इन लोगों की मदद करने के लिए। ये बात बिल्कुल सही है कि जो लोग इसमें पब्लिक के लोग हैं उनका भी इसमें सपोर्ट आना चाहिए, लेकिन जब तक जो लोग इसमें करने वाले लोग हैं, ऐसा ना हो कि कल को जो जिन लोगों ने भड़काया, जिन लोगों ने इसको उकसाया, जो लोग इसके जो है बिल्कुल शुरुआती दौर से इसमें शामिल थे, वही लोग अब इमदाद के नाम पर सामने आना शुरू हो जाए। पहले वो चिन्हित हो, फिर ऐसा उसके बाद जो है वो एक बार जेल जाए, जाने के बाद बहुत लोग मिल जाएंगे मदद करने के लिए, और मदद होनी चाहिए उसमें सरकार को भी, आम जनता को भी, सबको उसमें शामिल होना चाहिए। तरसेम सिंह जी, हम जब सियासी लोगों से बात करते हैं तो वो इस इमदाद को भी, इस राहत को भी जो है वो सियासी लिबादा उड़ाने की कोशिश करते हैं। गल समझ लई ता रोला की, ए राम रहीम ते मौला की। साईं बुल्ले शाह जो कहते हैं तरसेम सिंह जी, उस तरीके से अगर हम एक दूसरे की मदद के लिए खड़े हो तो किस तरह जो है हर एक मरकज पर आकर, एक केंद्र बिंदु पर आकर हम लोगों की मदद कर सकते हैं, किस तरीके से हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए जहां सियासत ना हो सके। एक तो कोई कोऑर्डिनेशन आपस में होना चाहिए, और हम तो बिना किसी से कांटेक्ट किए और पब्लिक की सेवा करने में यकीन रखते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि दिलों से जो नफ़रत है उसके बीज निकालो, तभी शांति होगी और तभी हम अपने समाज के लिए, हम मानवता के लिए कोई काम कर सकते हैं। तो गुरुद्वारों की तरफ से और हमारे सिख समाज की तरफ से इस मुश्किल की घड़ी में अगर जो सहायता की ज़रूरत होगी वो हम देंगे। हम तो, हमारे लोग तो कपड़े, पहनने वाले कपड़े और घर में यूज़ करने वाले कपड़ों के कई ट्रक जो है वो इकट्ठे हो चुके हैं और वो भी हम भेजेंगे। हमारे वॉलंटियर जमुना पार के पूरे इलाके में जा रहे हैं। हम राजनीति में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते और हम तो गरीब लोगों की सहायता करने में यकीन रखते हैं। प्रैक्टिकल फील्ड पे जाके ग्राउंड वर्क करने के लिए हम लोग जो है वो चाहते हैं। सो ये समय ऐसा है कि हम मिलजुल कर जो लोग पीड़ित हुए हैं, जिनका नुकसान हुआ है, उनकी थोड़ी बहुत जो सहायता है वो की जा सके। जो लोग दोषी पाए जाएं उनको सख्त सजा मिलनी चाहिए। और मैं इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूँ कि जिन लोगों ने 84 में भी देखा था, जो दोषी पाए जाते हैं उन्हें आज तक सजा नहीं मिली है, और आपको लगता है कि इन दंगों के जो भी दोषी हैं उनको भी सजा मिल जाएगी? 84 के वालों को तो आज तक नहीं मिल पाई है। जो ऐसा है कि जब ये दुरुस्त मिल जाती है खबर कि ये जो फसाद हुआ है इसके पीछे कोई राजनीतिक शक्ति काम करती है, तो उस सिलसिले में कभी भी किसी को इंसाफ नहीं मिला और ना मिल सकता है। और इसलिए हम लोग तो कहते हैं कि 1-2 आदमी ठीक है, जरूर इन्होंने जेल में भेज दिए हैं, मगर 5000 से ज़्यादा लोग जो 84 में मारे गए थे उनके कातलों का अब तक भी कोई पता नहीं चला। तो इस समय जो 42 लोगों की डेथ हो चुकी है, मैं समझता हूं कि जो बचे हुए परिवार हैं, मेंबर हैं, उनकी सहायता जितनी हो सके वो करनी चाहिए। बाकी इंसाफ की जो उम्मीद है वो तो बहुत ही कम है। अगर इंसाफ मिल पाए तो मैं अकाल पुरख उस वाहिगुरु के सन्मुख ये अरदास करता हूं कि हमारे मुल्क को ये दिन ना देखने पड़े और हम एक दूसरे के साथ भाई भाई बनकर रहें और प्यार से रहें, और जो कोई राजनीतिक मसले हैं वो मिल बैठकर हल करने की कोशिश करें।
आमीन। मैं आपकी इस बात पे आमीन कहूंगा, इस दुआ पर आमीन कहूंगा। यासिर साहब सियासत अलग किनारे रखकर, सियासत किनारे रखकर, कोई प्रोपेगेंडा झूठ का बोले, सियासत किनारे रखकर उन्होंने बताया कि हमने कमेटी बनाई है, वो कमेटी बनाई, उस पर काम कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि यासिर जिलानी भारतीय जनता पार्टी को किनारे रख के यासिर जिलानी जो इस रिलीफ के लिए क्या कर रहा है? आप यकीन करें, क्योंकि मेरे मोबाइल आप टेक्नोलॉजी का वक्त है, मोबाइल लोकेशन मेरी परसों की 3 बजे रात में देख लीजिए, कल की जो ट्रक्स 2 गए हैं, पहले हमारे वहां के सिक्योरिटी फोर्सेस ने कोशिश भी करी थी कि इंटर नहीं कराया, हम लोगों ने कराया। और मैं दिल्ली के लोगों को खास करके सबको ये कहूंगा, क्योंकि वहां दूध की जरूरत है, बिस्किट की जरूरत है, कंबल की जरूरत है, जो इस वक्त बेहद लोगों की जरूरत की ये चीजें हैं। आप किसी इस तरह की कमेटी जो अपने डिपार्टमेंट का प्रोपेगेंडा इन किसी चक्रों में नहीं पड़े, जो इंडिविजुअल है, मैं सलमान की भी बात को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन आप अपने इलाकों में कैंप लगाइए, आप अपने लोगों से कहिए। और जो मेरे दोस्त हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर के मुल्कों में मुझे देख रहे हैं, मैंने उनसे सोशल मीडिया पे पहले दिन रिक्वेस्ट कर दी थी और उन लोगों ने तमाम बड़ा दिल अपना बड़ा करके मुझे कॉल भी किया है। अभी जैसे ही अगर आपकी जरूरत महसूस होगी, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वहां के RWA से आपका राब्ता हो, वहां के जो लोग हैं, जो अमन कमेटी के लोग हैं, उनसे राब्ता हो, और आप डायरेक्ट अपनी मदद उन लोगों तक पहुंचाइए। और ये आपकी सबसे बड़ी मदद होगी। और जरूरत है, मैं आपके माध्यम से तहसीन भाई, न्यूज़ 18 उर्दू, आपके बहुत बड़े व्यूअर्स हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि जो लोग भी देख रहे हैं, डायरेक्ट अपनी इमदाद और मदद करें। कोई भी आदमी आपके पास अपनी राजनीति चमकाने के लिए आए, उसे रिजेक्ट करें। ये इंसानियत संवारने और संभालने का वक्त है। सलमान निजामी साहब, जाती तौर पर आप क्या कर रहे हैं? देखिए, ज़ाती तौर पे आप देख रहे हैं, मैं तो हर चीज़ अपडेट कर रहा हूँ ट्विटर पे अपने, और हमारे लड़के जो हैं, चाहे ईदगाह वाले साइड हो, चाहे जामिया हो, हम उस वक्त राजनीति से हट के जो भी इमदाद करना चाहते हैं। एक पॉइंट है जामिया का, जो आप और यासिर जिलानी मिलके काम करेंगे? नहीं, बिल्कुल यासिर जगह मैं वेलकम करता हूँ, इन्वाइट करता हूँ, जुड़िए, एक मैदान पे आइए। बिल्कुल, वही लोग आपके हैं, वही लोग हमारे। मैं तो कहता हूँ आप यासिर जिलानी के साथ मिलकर रिलीफ करेंगे? बिल्कुल, मैं तो दावत देता हूँ इनको। मैं तो कहता हूँ कि भाजपा के ये भाई कोई दुश्मनी नहीं है। पहले भी हमने कहा, शाहीन, एक मिनट, इन्होंने पहले भी हमने दावत दी, शाहीन बाग की माओ बहनों ने कहा कि हमारे पास आइए, हम आपके दुश्मन नहीं है, डायलॉग करिए, बातचीत करिए। कौन वहां बंदूक चला रहा था, कौन बम फोड़ रहा था? सलमान डायलॉग ये है कि आप नफरत को खत्म करिए। सियासत में अगर हम फेल हो गए, आप कामयाब है, लोग डिसाइड करेंगे, आपको वोट देंगे। लेकिन जब आप हिंदू मुस्लिम करवाते हैं, वो बहुत खतरे। अच्छा, जब आप हेट मॉन्गर्स को सिलेक्ट करके एजेंडा बनाते हैं, तब मुझे हैरानी होती है। एजेंडा क्या अक़लियती उमूर के जो हमारे वजीर हैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब, जब उन्होंने मीडिया के माध्यम से लोगों से कहा कि अगर कोई भी भारत का मुसलमान बाहर चला जाएगा तो हमारी लाश के साथ भारतीय जनता पार्टी, चलो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी साहब को लेकर जा रहे हैं, यासिर साहब उनको नहीं मानेंगे। यासिर साहब आप अपनी क़यादत मुख्तार अब्बास नकवी को लेकर जा रहे हैं उस इलाके में? मुख्तार अब्बास नकवी साहब जरूर जाएंगे, और उनकी नजर है, आज माइनॉरिटी कमीशन जो उनके अंडर आता है, उसकी टीम उस इलाके में गई थी, तमाम लोगों से राब्ता कराए, लोगों से बात करें, उनके दुकान के आपने दिखाया है। तो मुझे यकीन है कि मुख्तार अब्बास नकवी साहब पूरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बस आखिरी बात कलीम साहब, जल्दी से आखिरी बात। देखिए, मेरी रिक्वेस्ट है यासिर जिलानी साहब से भी, सलमान निजामी साहब से भी, ये वक्त मदद का है, बहुत बड़ी मुसीबत है इंसानियत पे, आइए सब मिलकर मदद करें। और चूंकि उनको सबको उसी जगह रहना है। राजेश जी आखिरी बात कर रहे हैं, ठीक है राजेश जी आखिरी बात, जल्दी से खत्म हो रहा है। राजेश जी आखिरी बात। जी राजेश जी। बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं कि मैं प्रशासन में रहा हूं, जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना ये पुलिस की जिम्मेदारी है। लेकिन जब भी इस तरह से कहीं ऐसे दंगे फसाद हुए हैं, तो जिला प्रशासन जो है वो हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ लेकर के, ये प्रशासन की जिम्मेदारी रही है कि वो लोगों को रिलीफ बांटे, लोगों को मदद मुहैया कराए।
अब ये सरकार जो है वहां की जो है दिल्ली की जो सरकार है, अब वो ये नहीं कह सकती कि पुलिस हमारे हक में नहीं है इसलिए हम मदद नहीं पहुंचा सकते। चलिए पुलिस अपना काम करे, वो जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करे। सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, की जिम्मेदारी है। बिल्कुल आखिर में हो, बिल्कुल सही है। ये अब दिल्ली सरकार की और मरकजी हुकूमत सबकी जिम्मेदारी है और इंसानियत की भी जिम्मेदारी है। तरसेम सिंह जी, मैं आपसे दरखास्त कर रहा हूं कि आप सच्चे पातशाह वाहिगुरु के सामने जो एक अरदास कीजिए ताकि हम उस पर आमीन कह सके, ताकि इन लोगों की जिंदगी जो है वो वापस पटरी पर लौट सके। तरसेम सिंह जी, हम तो उस परवतगार से अरदास करते हैं कि हे वाहिगुरु, हे सच्चे पातशाह, इस मुल्क को जो इसके ऊपर मेहर भरा हाथ रखे और कभी भी ऐसे दिन ना देखने पड़े जो 3-4 दिन लगातार इस दिल्ली में दंगा फसाद हुआ है। मैं अरदास करता हूं कि हमारा पुलिस प्रशासन और हमारी केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार मिलकर जो दोषी लोग हैं उनको कटहरे में खड़े करेंगे। और उम्मीद कर सकते हैं, करते हैं, होते हैं या नहीं होते ये अलग बात है, मगर जो दुखी लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनकी सहायता दिल खोलकर सभी को आपसी मतभेद एक तरफ रखकर उनकी सहायता करनी, ये हमारा मानवता का कार्य है, हमारे मानवता का काम है। मैं समझता हूँ कि जो इस समय हम लोग दुखी लोगों की सहायता ना कर पाए तो हमारा कोई धर्म नहीं है, हमारा कोई जाति नहीं है, हम एक हैवान टाइप उनके साथ हमारी संवेदना है। मैं समझता हूं कि दुखी लोगों का सहारा बनना ये हमारा पहला फर्ज है। मैं अकाल पुरख के सामने अरदास करता हूं कि हे सच्चे पातशाह, पूरे मुल्क को और जो मानवता से प्यार करते हैं वो इस मुश्किल घड़ी में दुखी लोगों की सहायता करने के लिए आगे आए। दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी और श्री अकाल तख्त साहब को भी मैं अपील करता हूं, जबकि उन्होंने पहले ही हर तरह की सहायता करने का जो सिख समाज को आदेश जारी किया है उसके ऊपर हम लोग उसी दिन से ही काम कर रहे हैं। सो मैं पूरे मुल्क को ये कहना चाहूँगा कि कृपा करके आप दुखी लोगों की सहायता करने के लिए आगे आए और उनका दुख मनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। आमीन आमीन, हम इस पर आमीन कहते हैं और आखिर में बस यही दुआ है कि ऐ खुदा आज उसे सबका मुकद्दर कर दे, ऐ खुदा आज उसे सबका मुकद्दर कर दे, वो मोहब्बत के जो इंसान को पैगंबर करते। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।